सुप्रिया श्रीनित, कांग्रेस की कोई शिकायतें नहीं है जिस तरीके से वोटिंग हो रहा है उस पर आम आदमी पार्टी सुबह से लगातार शिकायत कर रही है। और देखिए सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के गठबंधन वालों को ये सब चीजें कैसे पता चलती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। साहिल जी, आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। मैं राजनीतिक दल के होने के साथ साथ लोकतंत्र में पूरी तरह से आस्था रखने वाली एक भारतीय भी। ठीक है, समझिए। और मुझे लगता है कि हम सब जो पैनल पर यहाँ पर बैठे हैं, इतने कम मतदान पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है। दिल्ली देश की, राष्ट्र की राजधानी है। यहीं पर केंद्र की सत्ता है, यहाँ पर एक सत्ता परिवर्तन होने को है, और उसके बाद भी इतना कम मतदान। मुझे लगता है हम सबको अपील करनी चाहिए कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आगे क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लोग इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो उबासी दिख रही है, ये जो उदासीनता दिख रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मैं पहली चीज ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के मुद्दे बहुत साफ थे। दिल्ली के मुद्दे प्रदूषण था, दिल्ली का मुद्दा टूटी सड़कें था, दिल्ली का मुद्दा वादा खिलाफी था। और आम आदमी पार्टी को बहुत परेशान होना चाहिए कि लोग उन मुद्दों को सोचकर वोट डालने जा रहे थे। लोगों को पता था कि आपने शिक्षा का एक फर्जी मॉडल बताया, लोगों को पता था कि आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन धरातल पर अस्पतालों में आईसीयू बेड अगर नहीं चल रही है, एक्सरे मशीनें नहीं चल रही है, एमआरआई नहीं चल रही है, 16 साल में बात कर रही हूँ, लोग उस पर वोट देने जाएंगे। कूड़े के ढेर चूक कहां हो रही है, क्यों नहीं वोटर बाहर निकल रहे हैं? अगर इतना गुस्सा होगा इन सारी चीजों को लेकर, और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में आप ही की पार्टी ने शिकायत की थी कि आखिरी के 1 घंटे में बंपर मतदान हो जाता है। आपको अभी भी यही डर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बोल रही है कि भाई अब तक कम वोटिंग हुआ, हालांकि आंकड़े 3 बजे तक ही है, 4 और 5 बजे के आंकड़े आना भी बाकी है। नहीं, डर शब्द का प्रयोग तो मैं अपने जीवन में नहीं करती हूँ, तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। शाबाश बेटा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये चिंता की घड़ी है। और मैंने बार बार ऐसा देखा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोज, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है वहां पर, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो लोग उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जो हमारे गांव देहात के लोगों में करते हैं। घंटों लाइने में लगे रहते हैं। देखना है कि वोटिंग परसेंटेज 3 से 5 बजे तक का क्या हुआ है और अब अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। और अगर महाराष्ट्र की तरह 8-8 हजार लोग एक बूथ पर वोट डालेंगे तो ये चिंता का विषय होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल उठते हैं कि कैसे 60%, अगले दिन 63 हो जाता है, फिर 48 घंटे बाद वो 65 हो जाता है, और फिर 3 दिन बाद वो 69-70 के आसपास पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये लोगों के दिमाग में एक सवाल, एक डाउट, एक संशय लगाती है, और इसका जवाब आना चाहिए। स्पेशली कि कितनी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में है। जब 17C फॉर्म होकर सील हो गई तो उसके बाद आपके पास शाम तक आ जाना चाहिए, शाम नहीं तो अगले दिन सुबह तक आ जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था पहले, अब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया। अब सिर्फ एक प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चलता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें लोगों के मन में डाउट खड़ा करती है, लोगों के मन में संशय करती है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इन संशय को दूर करे कि 60%, 69% कैसे हो जाता है। और इसी का मुझे लगता है जिक्र हम में से कुछ लोग यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन मेरा अपना मानना, मैं वापस दिल्ली चुनाव पे जाऊंगी, मेरा अपना मानना है दिल्ली के मुद्दे बहुत प्रखर थे। दिल्ली के मुद्दे खूब मुखरता से बोले जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्रयास किया। बीजेपी जिसकी केंद्र में सरकार थी और आधा प्रशासन पुलिस के द्वारा उनके हाथ में, उसने भी मुद्दों को भटकाया। लेकिन दिल्ली के लोगों का विजन बहुत क्लियर है कि चाहे वो पुलिस की जिम्मेदारी हो, चाहे वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, या चाहे प्रशासन की जिम्मेदारी हो, दिल्ली के लोगों को निराशा हाथ लगी है और वोट उसी पे पड़े। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कर रहे थे संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए आज की स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटिंग बहुत संख्या में हो रहा है, झुग्गियों में अभी भी लाइन वहां पर लगी हुई है। ये वोटिंग आपको क्या दिखाएगा? जो सुप्रिया श्रीनित जो कह रही थी कि भाई लोगों के मन में कुछ गुस्सा है, वो यहां पर दिख सकता है। देखिए, मुस्लिम वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे जहां भी हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, चाहे बिहार का किशनगंज एरिया हो, धुबरी हो, बारापेट हो, 24 परगना हो, चाहे जहां आप हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और दिल्ली में आप देखेंगे कि पिछली बार भी यदि 2020 का आप चुनाव देख लेंगे तो आप मुस्तफाबाद का आप ले लीजिए, बाबरपुर का इलाका ले लीजिए, सिलमपुर का इलाका ले लीजिए, सीमापुरी का इलाका ले लीजिए, इनमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ था पिछली बार भी। 70+ % जो है वो पिछली बार वोटिंग हुआ था। दूसरी बार जब इलेक्शन कमीशन की बात होती है तो ये मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि 2 हो या 3 हो, सुप्रीम कोर्ट के जज उसका हिस्सा बने, ये सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा मैंडेट कहीं नहीं देता है। जिसने भी भारत का संविधान पढ़ा है उसको ये इतनी बेसिक जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है तय करने का कि सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन होगा उसमें कितने सदस्य होंगे और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसका या चीफ जस्टिस। इसको तो हम कह सकते हैं जैसे कलेजियम सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको छीन लिया है। देखिए राहुल गांधी तो वही बोले ना कि भाई आप बैठे ही वहां पर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी तो फिर जवाब दे देते ना।
कि राहुल गांधी की जब उनकी सरकार थी तो कैसे कैसे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जो चुनाव भी लड़ते थे, चुनाव हार जाते थे तो राज्यसभा में भी जाते थे, मंत्री भी बनते थे। जली ना, तेरी भी जली ना। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं। जल्दी से आशुतोष जी, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलेंगे। नहीं, अगर हमारे मित्र का बस चले तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट क्यों, उसी को इंडिपेंडेंस खत्म कर दी जाए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट क्यों है? नहीं, सुप्रीम तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या संविधान में प्रावधान है? क्या मैं जानकारी पूछना चाहता हूं, क्या संविधान में है ऐसा प्रावधान? क्या मुझे बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वह भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस का कोर बिंदु है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर उसकी साख पर सवाल खड़े होंगे तो पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, उस पर सवाल खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन की भूमिका इंडिपेंडेंस को बनाने के लिए उन्होंने कहा था। अब इन्होंने क्या किया? अब अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को रख दिया, तो कहां इंडिपेंडेंस है भाई? नहीं, इलेक्शन कमीशन की भूमिका इस चुनाव में अहम रहेगी, ऐसा आपको लगता है, जिसकी वजह से ये सारे सवाल पहले से ही उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने सुबह से मैं देख रहा हूं 3 बार अब तक रिएक्शन दे चुके हैं अलग अलग आरोपों पर। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मंत्री हुए ना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जा रहे हैं मुझे। विनोद जी यहाँ मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि जिन लोगों ने टीएन सेशन के समय के इलेक्शन कमीशन को कवर किया अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की साख क्या होती है। आज जो साख है, ऐसी साख इलेक्शन कमीशन के इतिहास में शायद कभी नहीं रही होगी, इतनी खराब साख हो गई है। पूरी चुनावी प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इस पे कुछ करना चाहिए। गजब बेइज्जती है। सुप्रिया जी, आपका म्यूट हो गया। सुप्रिया जी, आपकी आवाज वैसे ही म्यूट हो गई है। हाँ जी, सॉरी, मैं 3 बिंदुवार तरीके से अपनी बात बोलना चाहती हूँ। पहली बात मेरी यह है कि इलेक्शन कमीशन में यह बहुत बड़ा बदलाव आया है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कविताएं बोलते हैं, शायरी सुनाते हैं, जो उनका काम नहीं है, और कटाक्ष करते हैं। वो अलग बात है कि ये मर्यादा या ये गरिमा इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए, उस पर हम अलग से दिन में बहस कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा अपना मानना है 3 चीजें। एक कानून बना, एक प्रक्रिया बनी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बैठकर निष्पक्ष, जिसके ऊपर इस लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसके इलेक्शन कमिश्नर्स को और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। उसमें से सीजीआई का हटाया जाना और उसको 2:1 कर देना। आज की तारीख में अगर मोदी जी या अमित शाह के अलावा कोई और मंत्री भी मोदी सरकार का कुछ डिसाइड कर लेता है तो वीटो करने का अधिकार किसको है? क्या एलओपी वीटो कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए जिस तरह से वो चेंज हुआ और जिस तरह से उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और डेटा मांगा गया और उसमें चुनाव संचालन के नियम बदले गए, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन आज तक ये नहीं बता पाया कि महाराष्ट्र चुनाव में करीब करीब 70 लाख जो वोट बढ़ गए, करीब करीब 74,13,000 वोट बढ़े, उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों नहीं सूचीवार तरीके से हमें लिस्ट ऑफ बूथ्स दे देते हैं? दे दे, वो नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है और हमने होते हुए देखा है जब 2019 का चुनाव, इलेक्शन कमीशन तो कहता है ना वो तो पब्लिक डोमेन में है, कॉपी तो पब्लिक डोमेन में वो छप के आ जाती है कि कहां-कहां पर वोटर बढ़े हैं। खत्म कर लेने दीजिए, एक चीज मुझे खत्म करने। 2019 का चुनाव था, 2024 का चुनाव था। 2019 के चुनाव में बहुत जगह ये शिकायतें आई थी कि मोदी जी ने बहुत जगह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने लांघा है, उसका उल्लंघन किया है। इलेक्शन कमीशन का एक व्यू था, फ्रैक्चर्ड व्यू था, उसमें से अशोक लवासा ने अपना डिसेंटिंग नोट दिया। अशोक लवासा की पत्नी जो कि एक आईएएस अधिकारी थी, उनकी बेटी जो आईएएस अधिकारी थी, उनके अन्य घर वालों के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड शुरू हो गई। अंततोगत्वा वो वहां से निकलकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ के कहीं बने। विनोद अग्निहोत्री, आप कब से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा इसके बाद में, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं वोट प्रतिशत को देखकर भी चुनाव सवाल उठ सकते हैं। और अभी आखिरी 1 घंटा बाकी है, अभी तो मेरे ख्याल से आधा घंटा बाकी है, 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाएगी। आखिरी 1 घंटे में वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है उस पर भी दरअसल नजर रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है अभी आज की स्थिति में। देखिए, ये तो चुनाव आयोग के लिए आज मंथन का विषय है कि उस पर सवाल क्यों उठे, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पाया है, और उस पर जब हम बहस करेंगे। सुधांशु जी ने एक बात कही कि अगर चुनाव आयुक्त उसमें सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट जज को शामिल कर लिया जाएगा तो उसमें आपत्ति होगी तो अपीलेट कहाँ जाए, अपील कहाँ करेगा? अरे भाई, सीवीसी का एग्जांपल आपने दिया, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस शामिल है उसकी सिलेक्शन कमेटी में, और अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जैकब साहब थे उनको वो किया। तो ऐसा नहीं है कि अपील तो उसमें भी शामिल है, सीबीआई के उसमें भी शामिल है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उसमें भी अपील होती है। तो ये कोई तर्क जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में शामिल हो जाएंगे तो अपील कहाँ की जाएगी? 2 मामले तो ऐसे हैं जिससे अपील की जाती है। ठीक है, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात आज ये भी हुई है कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री आज गए थे वहां पर
कुंभ में वहां पर आस्था की डुबकी वहां पर लगाई गई, उन्होंने देखी। लेकिन इससे पहले भी हमने कम से कम 11 बार इस तरीके से प्रधानमंत्री जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन वो वहां पर गए हुए हैं, और उसमें से 8 बार वहां पर भारतीय मैं कुछ जनता कह पार्टी के सकती हूँ? पक्ष में। जी बिल्कुल सुप्रिया जी, आप कह सकती है। सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा मुझे देना था, 11 साल में 11 बार ये हुआ है, 2 लोकसभा 6 विधानसभा चुनाव के बीच में पीएम का ये कार्यक्रम है। सुप्रिया श्रीनेत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, उनके वहां जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कल उन्होंने 1 घंटा 38 मिनट के अपने जबानी जमा खर्च में एक शब्द संवेदना का उन श्रद्धालुओं के लिए बोल दिया होता जिनकी कुचल कर कुंभ में जान चली गई, तो मुझे अच्छा लगता। अगर वो वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा होता, इधर उधर की बातें करनी छोड़िए, सूची निकालिए कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मृत हुए, उनके घर तक खबर पहुंची, उनके घर तक उनके शव पहुंचे कि नहीं पहुंचे, एक सूची। अभी तक 8वां दिन है, आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंकड़े नहीं दिया। आप 11 बार बता रहे हैं। ऐसा हर बार होता है कि जब भी चुनाव का दिन होता है, कैमरे का पूरा फोकस नरेंद्र मोदी जी अपने ऊपर रखते हैं। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले 29 तारीख को इतनी बड़ी घटना हुई महाकुंभ में, श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, भगदड़ मची, हादसा हुआ, लोग कुचल गए। क्या जल्दी से, प्रधानमंत्री सुधांशु आकर त्रिवेदी। छोड़ नहीं सकते थे? मैं इस बात को पूछना चाहता हूं, एक शब्द संवेदना का, एक शब्द श्रद्धांजलि का